नमस्कार। मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए बात करते हैं। कल हम बात कर रहे थे संविधान के स्रोत के विषय में हमने बात की और हमने देखा कि हमारा संविधान किन किन देशों से प्रभावित है, किस किस देश के कानूनों को पढ़ा गया और हमारे संविधान में उनको जोड़ा गया। और साथ साथ आपने देखा 1935 भारत शासन अधिनियम से काफ़ी प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए। मैंने आपको बताया 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो था, इससे लगभग 200 प्लस प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए। तो हमारे संविधान पर यह क्वेश्चन बन जाता है, हमारे संविधान पर किस अधिनियम का सबसे बड़ा प्रभाव है? तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि सबसे अधिक कानून यहीं से 200 से अधिक कानून यहीं से उठाए गए 1935 के अधिनियम से। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार आया है कि हमारा भारतीय संविधान किस अधिनियम से अधिक प्रभावित है, किस कानून से अधिक प्रभावित है? वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये हमने देखा। और इसके बाद में हम देखेंगे, यदि इसके बाद में यदि बात किया तो हमारा संविधान अमेरिका के संविधान से अधिक प्रभावित है। अमेरिका यानी हमने देखा कल 10-12 देशों से हमारा संविधान के स्रोत हमने प्राप्त किए, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा, इसको छोड़ दिया जाए, ये तो है ही है मेन, लेकिन इसके अलावा अमेरिका से अधिक व्यवस्थाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। और आप देखेंगे आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तो हमारा संविधान विशेष क्यों है, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे और देखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है संविधान की विशेषता। तो संविधान की क्या विशेषता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा संविधान। देखिए, संविधान जो है ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन ये कई बार देखा जा सकता है, ऐसा कौन सा देश है, 4 देश के नाम दे देगा, पूछेगा ऐसा कौन सा देश है इनमें से जिसका संविधान लिखित नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। उसमें व्यवस्था क्या है वो आप देखेंगे। जैसे कोई भी सरकार गठित होती है, किसी सरकार का गठन होता है, तो उसमें सरकार अपनी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से जो कानून बनाती है, जैसे हमारे यहाँ कानून बनते हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून बनाती हैं, फिर राष्ट्रपति महोदय के उस पर हस्ताक्षर होते हैं तो वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसी प्रकार से वहाँ पर भी कानून संसद ही बनाती है ब्रिटेन में, और वो जो कानून बना दिया जाता है वही वहाँ का संविधान है। जो कानून बना दिया वही संविधान है, कोई लिखित संविधान ब्रिटेन में नहीं है। अमेरिका का संविधान लिखित है, और यहाँ पर हम बात करेंगे अमेरिका का लिखित संविधान है, लेकिन इतना विस्तृत रूप उसका भी नहीं है। संसदीय प्रणाली हमने जो अपनाई है वो ब्रिटेन से अपनाई है। और आप देखेंगे आगे चलकर संविधान की विशेषताएं हमने देखा। सबसे पहली बात है, हमारा संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान है। हमारा संविधान जो है वो लिखित है, और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। वो कैसे है वो देखेंगे हम। देखिए, हमारे संविधान में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अनुच्छेद, जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जब लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल। हमने ये आपको पिछली क्लास में देखा। 22 इसमें भाग थे, पार्ट, है ना। और इसमें 8 अनुसूचियां जब लागू किया गया था तब थी, शेड्यूल, है ना। और आप देखेंगे 14 भाषाएं उस समय वर्णित थी जब हमने देखा था, लेकिन उसके बाद में हमने बताया इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो ये आप देखेंगे हमारा संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। फिलहाल कितनी हैं? तो अब आप फिलहाल जो हैं उन्हें लिखिए, आप 26 जनवरी वाला मत लिखिए। इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और 22 भाषाएं संविधान में वर्णित हैं। 22 भाषाएं हैं, लैंग्वेज। तो ये हमारा सबसे विस्तृत संविधान है विश्व का। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। कितने? 7। अमेरिका का जो संविधान है यूएसए का, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 7। तो सबसे बड़ा संविधान, विश्व का संविधान हमारा भारत का ही है।
अगला आप देखेंगे सबसे विस्तृत है और ये सबसे बड़ा है। अमेरिका का संविधान देखिए 7 अनुच्छेद है मात्र। तो ये है। आगे हम बात करेंगे इसमें संविधान की ये विशेषता है, सबसे बड़ा संविधान और लिखित भी है हमारा, इतना विस्तृत होने के साथ साथ लिखित भी है, जिसमें आप देखेंगे हमारे संविधान में लगभग 80,000 शब्दों का वर्णन है। 80,000 शब्दों का वर्णन है। अमेरिका के संविधान में मात्र 4,000 शब्द हैं, जिसे आप दो से ढाई घंटे में पढ़ सकते हैं 4,000 शब्दों को। हमारे संविधान में 80,000 शब्दों का वर्णन था, लेकिन अब तो संशोधन हो चुका है, कई बार संशोधन हुआ है और अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं, बहुत सारे सब आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो हमारा संविधान और भी बड़ा होगा। उस समय था ये 80,000 शब्दों का वर्णन इसमें। तो आगे देखेंगे आप संविधान की प्रस्तावना। देखिए हमने देखा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया और उसी के आधार पर हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसी के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ। और प्रस्तावना आप देखेंगे, प्रस्तावना को हम क्या है, संविधान की कुंजी कहते हैं। संविधान की कुंजी। कुंजी मतलब छोटी सी चीज है प्रस्तावना, 4-6 लाइन की है और इसमें हम इसी को पढ़कर, प्रस्तावना को पढ़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा होगा। केवल प्रस्तावना को पढ़कर अंदाजा लगा सकता है, तो इसलिए हम इसे संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। अगला है संप्रभुता संपन्न राज्य। आप देखेंगे संप्रभुता संपन्न राज्य। वैसे आप यदि इसे विस्तार से समझना चाहें तो मेरी वीडियो है सबसे पहली वीडियो मैंने डाली थी 1 जुलाई में, वो उस वीडियो को जाके देखें। सबसे पहली वीडियो आप जब व्यू करेंगे ऑल में तो सबसे पहली वीडियो होगी, उसमें आपको बताएगा संप्रभुता संपन्न क्या होता है। वैसे हल्का सा बता देता हूँ। संप्रभुता का मतलब होता है हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई दबाव नहीं है, हम स्वतंत्र हैं और अपने निर्णय अपनी इच्छा के अनुसार हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। हमें किसी की रोक टोक हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। जैसे मान लो हमें किसी भी देश से, जैसे अब मान लीजिएगा हमें चाइना से कोई संबंध रखना है, हमें उससे व्यापार करना है या हमें चाइना से कुछ खरीदना है, नहीं खरीदना है, इसके लिए अमेरिका हमें रोके तो हम अमेरिका के दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा से अपने निर्णय ले सकते हैं। इसे संप्रभु कहते हैं। और इसको विस्तार से समझने के लिए आप 1 नंबर की जो वीडियो हमारी उसे देखिएगा। आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव। हमारे यहाँ चुनाव होता है। वंशानुगत शासन हमारे यहाँ नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में वंशानुगत है, क्राउन जो है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। और आप देखेंगे एमपी का जब इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो वहाँ पर भी हम जनता वोट डालती है, प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, फिर उनमें से एक दल को अपना एक व्यक्ति को पूरा दल जो होता है वो अपना नेता मानता है, फिर उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ, और वो 5 साल के लिए होता है, उसके बाद हम अगला इलेक्शन होता है उसमें फिर हम वोट डालते हैं। तो हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, हमारे यहाँ चुनाव होता है। प्रतिनिधि को हम अपने को चुनकर भेजते हैं, वहाँ जाके तब वो सदन में पहुँचता है और फिर उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। तो आप इसे देखेंगे इस प्रकार से। और वास्तविक शक्ति जो है हमारे यहाँ वो राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति दी गई है। और वैसे आप देखेंगे पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन आप देखेंगे संसदीय जो प्रणाली हमारी है, हमारे यहाँ की संसदीय प्रणाली के आधार पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री हमारा कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री होता है, उसका कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं होती है पूर्ण रूप से। और बाकी वैसे हम बात करें तो पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति के माध्यम, यानी राष्ट्रपति जब कोई काम या कानून बनाते हैं तो पीछे से मंत्रिमंडल का उसमें सहयोग होता है। तो हम आगे चल के देखेंगे, ये हमने देखा। अगला है संसदीय सरकार है, वो संसद है हमारी, आपने देखा। और इसमें संसद जो है उसको आप देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के संसद बनती है।
ठीक है ना। तो संसदीय सरकार है, और वैसे सरकार जब इलेक्शन होते हैं हम चुन के भेजते हैं, वो सरकार चलती है, और एक व्यक्ति को दल का नेता चुन लिया जाता है और प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब देखेंगे मूल अधिकार हैं हमारे, मूल अधिकार हमने पढ़े हैं। वैसे अनुच्छेद आप देखेंगे 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, और भाग 3 में इसका वर्णन है। बाकी विस्तार से हम आगे देखेंगे। मूल अधिकार हमें 6 मूल अधिकार 7 थे हमारे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, और अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। वो 12 से 35 तक इनका वर्णन है, भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका वर्णन भाग 4 में किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये भी एक टॉपिक है, अपने आप में एक अलग है। इसके बारे में भाग 4 में इसका वर्णन है, और आगे चल के हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को। चलिए, और नीति निर्देशक तत्व के ऊपर ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। इसे आप नोट करेंगे, ये पूछा जा सकता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये है हमारी संसद और ये हमारी न्यायपालिका। संसद में अब ये होती है विधायिका, ये होती है कार्यपालिका। मैंने आपको बताया विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, लेकिन ये हमारी न्यायपालिका, ये इसका क्रियान्वयन यानी पालन करवाती है, और ये स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो ये है। आगे देखेंगे कठोर एवं लचीला संविधान है हमारा, ये फैक्ट है। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला कैसे है? कुछ संशोधन साधारण बहुमत से हो जाते हैं हमारे संविधान में, कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, और कुछ संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे संविधान में ही संशोधन करना हो, संविधान का संशोधन करना हो तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन ऐसे ही नहीं होता साधारण बहुमत से। तो ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे? कठोर है। इस प्रकार से कठोर है क्योंकि संविधान का संशोधन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से होता है, इस प्रकार से कठोर है। और लचीला यूँ है कि कुछ विधेयक कानून ऐसे होते हैं जिस पर संशोधन साधारण बहुमत से हो जाता है, उस पर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इस प्रकार से कठोर और लचीला भी है। आगे देखेंगे एकल नागरिकता है, हमने पढ़ा, और एकल नागरिकता हमारी ब्रिटेन से हमने स्वीकार किया है, ब्रिटेन इंग्लैंड से स्वीकार किया है, वहाँ भी एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में आप देखेंगे यूएसए में दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र की है और एक राज्य की है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए उसका पासपोर्ट होना चाहिए, केंद्र की नागरिकता अलग है। अब जैसे मान लो अमेरिका का व्यक्ति भारत में आता है तो उसके पास दोनों होंगे, राज्य का भी होगा और केंद्र का पासपोर्ट होगा, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग केंद्र की अलग है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। आगे देखेंगे वयस्क मताधिकार है। वयस्क का मतलब होता है जब हम वोट डालने की उम्र हमारी, देखिए 1989 से पहले हम देखेंगे 1989 से पहले हमारी वोट डालने की जो वयस्क जो आयु जो थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। यानी 1989 से पहले हम वोट डालने का जो हमारी आयु जो निश्चित थी वो 21 वर्ष थी। हम 21 वर्ष पूरी होने पर ही वोट डाल सकते थे। वोट डालने का अधिकार, जो मताधिकार जो हमारा था वो 21 साल की उम्र पर ही था, पूरी होने पर। लेकिन 1989 में हमारी सरकार ने 61वां संविधान संशोधन किया, 61वां संविधान संशोधन किया, और इसमें ये व्यवस्था की 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया, और इसमें ये उम्र 21 से घटाकर इसे कर दिया 18 साल। तो आप इसे, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किस संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो किस संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। सन पूछता है कब किया गया, तो 1989 में। पहले उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। उसके बाद कितनी कर दी? 18 वर्ष। आगे देखेंगे तो वयस्क मताधिकार ये हमारे पास है। पंथ निरपेक्ष राज्य, ये लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। और ये है हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं कई धर्मों से मिलकर भारत के लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया सकता, इसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, मतलब ये है कहने का। तो ये है, कोई भी सरकार हो अपना धर्म नहीं है, और किसी भी एक धर्म को बढ़ावा सरकार नहीं देती है। मूल कर्तव्य, हमने कल पिछली क्लास में बात की थी, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी,
स्वर्ण समिति 1976 में इसका गठन हुआ कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और इस समिति ने अपना सुझाव दिया कि संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जा सकते हैं। लेकिन 42वें संविधान संशोधन, आपने देखा 42वां संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी सरकार थी, किया, और उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 जोड़े गए थे। फिर हमने ये भी देखा 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो वो 11 हो गए। और वो कौन सा था? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार और उसकी देखरेख और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये था मूल कर्तव्य हमारा, हमने पढ़ा। और उसके बाद है विधि का शासन। ये हमने पढ़ा, कल हमने देखा जब हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे, तो विधि का शासन हमने कहाँ से अपनाया? हमने अपनाया जापान से। तो विधि मतलब कानून, तो कानून का शासन है, ये फैक्ट है, हमारे यहाँ कानून का शासन है, कानून के हिसाब से ही सारे क्रियान्वयन होता है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमने ये पढ़ा संविधान की विशेषताएं हैं। और इसमें मैंने आपको बताया प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। और आपने एक चीज़ देखा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देश तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। ऊपर लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसे क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति यदि बुरे हैं, उसे चलाने वाले, उसे लागू करने वाले व्यक्ति यदि बुरे हैं, तो संविधान अच्छा नहीं होगा। तो वो संविधान अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। मतलब कोई संविधान, या फिर यूं कह लें, कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। यदि लोग अच्छे हैं संविधान अच्छा होगा, और लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा होगा। वैसे स्पष्ट यही है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा ही होगा। और हमारे भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, किसका? वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। हमारे भारतीय संविधान को इसी जटिलता के कारण, क्योंकि भारत हमारा संविधान कठोर भी है, कैसा? कठोर भी है, और लचीला भी है, लचीला भी है, इसीलिए हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। तो ये हमारे आज हमने टॉपिक किया भारतीय संविधान की विशेषताएं, और इससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे उसमें पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप इसे तैयार करेंगे और नोट्स अपने बना रहे होंगे रेगुलर। चलिए, तो हमने आज बात की संविधान की विशेषताओं के बारे में, और आपसे यही है, मैं बार बार यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ये उन बच्चों तक पहुँचे जो फीस देने के लायक नहीं है, और इनकी स्थिति नहीं है, या गांव में है, दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, और वो पढ़ने के माध्यम से शहरों में नहीं पहुँच पाते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है। सो आई रिक्वेस्ट यू, शेयर दिस वीडियो मोस्टली द पर्सन हु आर लिविंग इन विलेज, द वीडियो विल रीच टू दैम, वहाँ तक उनके पास तक वीडियो पहुँचे। और एंड जो लोग हैं जो असमर्थ हैं, दे आर अनेबल टू पे द मनी एनीवेयर, दे कांट गो टू अटेंड द क्लासेस, सो दे कैन वॉच द वीडियो एंड गेट द नॉलेज बाय दिस, एंड इनक्रीज द नॉलेज एंड गेट द सिलेक्शन। यही मैं आपसे कहूँगा। तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।